अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मिस्टर आफंदी कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। मिस्टर आफंदी की अचानक मौत से मिसेस आफंदी को बहुत सदमा हुआ। वो 3 दिन तक बेहोश रहीं। 3 दिन के बाद जब मिसेस आफंदी को होश आया तो उन्हें यूँ लगा कि जैसे उनके जीने का अब कोई फ़ायदा नहीं। वो खुदकुशी करना चाहती थीं, मगर जैसे ही उन्हें अपनी 7 साल की बेटी शहला का ख्याल आया, मिसेस आफंदी को अपना फ़ैसला बदलना पड़ा। मिसेस आफंदी ने खुद को अपनी बेटी के लिए ज़िंदा रखा। उन्होंने अपने मरहूम शौहर की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी संभाल ली और उस कंपनी की तरक्की के लिए दौड़ धूप करने लगीं। मिसेस आफंदी ने अपने आराम का ख्याल किया, न अपनी सेहत का। उनको कुछ खबर नहीं थी कि दिन कब हुआ और रात कब ख़त्म हुई। मिसेस आफंदी को तो बस काम करने का जुनून था। वो अपने मरहूम शौहर की कंपनी को बहुत आगे ले जाना चाहती थीं। ऐसी ही स्ट्रगल में उन्हें अपनी इकलौती बेटी का ख्याल भी नहीं रहा। उन्होंने शहला के लिए एक गवर्नेस हायर कर दी, मगर दुनिया की कोई औरत माँ की जगह नहीं ले सकती। शहला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो एहसास कमतरी यानी हीनता का शिकार हो गई। दिन तेज़ी से गुजरने लगे। शहला ने मैट्रिक का इम्तिहान 2nd डिवीज़न से पास किया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में उसकी दोस्ती सना से हुई, जो एक खूबसूरत, हंसमुख और बातूनी लड़की थी। सना के 3 दोस्त और थे, जिनमें 2 लड़के और 1 लड़की थी, इरम, इमरान और सैफ। इरम और इमरान की मंगनी हो चुकी थी। सैफ भी उनका क्लास फेलो था। शहला को सैफ पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। सना ग्रुप से दोस्ती करने की एक वजह यह भी थी कि शहला सैफ को अपना दिल दे बैठी थी। एक बार सभी दोस्तों ने मिलकर पिकनिक मनाने का फ़ैसला किया। चीज़ें खरीद कर वो लोग पिकनिक की जगह पर इकट्ठा हुए। वहाँ पर बहुत सी बातें की, फिर क्रिकेट खेली, उसके बाद और भी कई गेम खेले। और जब वो थक गए तो शाम होने से काफ़ी देर पहले उन्होंने पास द पार्सल गेम की शुरुआत की। सैफ के साथ सना और सामने शहला बैठी थी, जबकि इरम और इमरान आमने सामने बैठे थे। ये सारे लोग एक घेरे की सूरत में बैठे थे। अचानक डब्बा सैफ के हाथ में रुका तो पर्ची पर लिखा था कि सामने वाले को रोमांटिक डायलॉग कहो। सैफ के सामने शहला बैठी थी। जब सना ने लिखी हुई बात को ज़ोर से पढ़ा तो शहला को यूँ लगा कि जैसे उसके दिल के तारों को किसी ने छेड़ दिया हो। मारे शर्म के उसका चेहरा लाल हो गया। सैफ ने पर्ची को फ़ौरन फाड़ दिया और कहा, मुझ पर जुर्माना हो गया, इसलिए मैं शाम को आइसक्रीम खिलाऊंगा। शहला को सैफ का रवैया बहुत बुरा लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। गेम फिर शुरू हो गया और फिज़ा में फिर से ठहाके गूंजने लगे। सैफ की एक बार फिर बारी आई और इस बार पर्ची पर लिखा था कि अपनी पसंद के इंसान को फूल दो। सैफ फ़ौरन भाग कर गया और एक गुलाब तोड़ कर लाया और सना को दे दिया। सब हंसने लगे, मगर शहला के अंदर तो जैसे किसी ने आग लगा दी। वो सबको छोड़कर वहाँ से चली गई। घर आकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़ी हो गई और रोने लगी। उसे खुद पर गुस्सा आ गया कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत क्यों नहीं, सैफ उसे क्यों नहीं चाहता। गुस्से में आकर उसने आईना तोड़ दिया और वहीं बैठकर रोने लगी और बेहोश हो गई। रात को जब नौकरानी शहला से खाने का कहने आई तो उसने देखा कि शहला फर्श पर बेसुध गिरी पड़ी है। उसने जल्दी से मिसेस आफंदी को बुलाया। मिसेस आफंदी ने डॉक्टर आसिफ को फ़ोन किया। शहला ने आंखें खोली तो ख़ुद को बिस्तर पर पाया। डॉक्टर आसिफ उसकी मम्मा को सलाह दे रहे थे। डॉक्टर आसिफ के जाने के बाद शहला की मम्मा मिसेस आफंदी शहला के करीब आईं और प्यार से शहला के बालों में उंगलियां फेरने लगीं और कहा, बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर आसिफ कह रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। शहला ने कहा, कुछ नहीं मम्मा, कोई ख़ास बात नहीं। दूसरे दिन मिसेस आफंदी और शहला
तारिक फर्नीचर शॉप में मौजूद थे। ये फर्नीचर शॉप काफ़ी मशहूर थी। मिसेज़ आफंदी, जो कि मिस्टर तारिक को जानती थीं, वो मिस्टर तारिक से बातें करने लगीं, जबकि शहला शॉप में मौजूद ड्रेसिंग टेबल को देखने लगी। अभी तक उसे कोई ड्रेसिंग टेबल पसंद नहीं आया था। अचानक एक ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा पर्दा खुद ब खुद नीचे गिर गया। शहला उस ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखने लगी। वो एक आम सा ड्रेसिंग टेबल था। शहला ने आगे कदम बढ़ाने चाहे, मगर अचानक किसी अनजानी ताकत ने उसके कदम रोक लिए। अचानक शहला को आईने में से आवाज़ सुनाई दी, एक अजीब आवाज़, जिसे सुनकर शहला का दिमाग माउफ हो गया। आवाज़ डरावनी, भारी और गुस्से वाली थी। यूँ लग रहा था कि जैसे बादल गरज रहे हों। उस भयानक आवाज़ ने शहला से कहा, शहला, तुम मेरी ग़ुलाम हो, मैं तुम्हारा आका हूँ। मैं जो हुक्म दूंगा तुमको मानना होगा। बदले में तुम जो चाहे हासिल कर सकोगी। शहला ने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसके चेहरे पर मनहूस रहस्यमयी मुस्कुराहट रेंगने लगी। ये ड्रेसिंग टेबल मुझे पसंद है। शहला ने हाँ में सर हिला दिया और शॉप से निकलकर बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। मिसेज़ आफंदी पहले तो हैरान हुई। उसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग टेबल की कीमत पे की और कहा कि ये ड्रेसिंग टेबल मेरे घर भिजवा दीजिए। वो बाहर आकर गाड़ी में शहला के साथ बैठ गईं और ड्राइवर को घर चलने के लिए कहा। मिसेज़ आफंदी को पहली बार शहला के साथ बैठने से अजनबीपन का एहसास हो रहा था। उन्होंने हैरानी से शहला की तरफ देखा तो शहला के मुंह पर रहस्यमयी मुस्कुराहट रेंग रही थी। उसकी आंखों में बेपनाह चमक थी। कॉलेज में जब सना और इरम ने शहला से उसके इस तरह अचानक चले जाने की वजह पूछी तो शहला ने सर दर्द का बहाना बना दिया। एक शाम शहला नहाकर बाथरूम से बाहर निकली। उसने अपने बालों में ब्रश करने के लिए ब्रश उठाया और आईने के सामने आ खड़ी हुई। आईने के सामने खड़ी होकर जब उसने खुद को देखा तो वो देखती रह गई। उसने भरपूर नज़रों से अपने पूरे वजूद को देखा। आज उसे अपना आप बहुत खूबसूरत लग रहा था। अचानक आईने के सामने धुआं छा गया और कुछ लम्हों बाद दो बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें, जो कि बहुत लाल थीं, और उन आंखों के नीचे बीच में मोटे मोटे भद्दे होंठ थे। उन होठों पर बहुत ही गंदी मुस्कुराहट रेंग रही थी। शहला उस खौफनाक रिफ्लेक्शन को देखकर डर गई। इतने में एक खौफनाक आवाज़ आई, जो कि वो फर्नीचर शॉप में सुन चुकी थी। शहला, मुझे भूख लगी है। मैंने 7 सालों से कुछ नहीं खाया। जाओ अपनी नौकरानी को बुलाओ। मैं उसे खाना चाहता हूँ। मैंने उसे तुम्हारे कमरे की सफाई करते देखा है। वो बहुत सेहतमंद है। 1 हफ्ते तक मैं शांत रहूँगा। जाओ उसे बुलाओ, जाओ। शहला को एक झटका लगा। उसने अपना गाउन पहना और कमरे से निकलकर किचन में गई, जहाँ उसकी मासी सालन पका रही थी। शहला ने पहले कुछ सोचा और फिर मासी के पास गई और कमरे की सफाई ना करने के बहाने से उसे कमरे में ले आई और आईना साफ करने के लिए कहा। उसने आईना साफ करने के लिए जैसे ही आईने पर हाथ रखा, उसे यूँ लगा कि जैसे उसका हाथ किसी दहकती भट्टी के अंदर चला गया हो। दर्द की एक तेज़ लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई और मासी ने अपना हाथ एक झटके से बाहर खींच लिया। मगर जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर की तरफ खींचा, उसकी ज़ोरदार चीख निकल गई, क्योंकि उसका हाथ गायब था और बाजू से खून निकल रहा था, जैसे किसी ने उसके हाथ को चबा डाला हो। ये देखकर मासी बुरी तरह डर गई। वो बाहर की तरफ भागने लगी, मगर शहला ने जल्दी से मासी को घसीटकर आईने की तरफ धकेल दिया और आईने के अंदर से किसी ने मासी को पकड़ लिया, जो कि ज़रूर आईने का भूत था। वो मनहूस आईना मासी को चबा चबा कर मज़े लेकर खाने लगा। आईने ने जब मासी की टांग को चबाया तो कमरे के बाहर एक और चीख गूंजी,
जो कि मिसेस आफंदी की थी। वो शायद शहला के कमरे में से मासी की चीख सुनकर आई थीं और खूनी आईने को मासी को खाते देख चुकी थीं। उन्होंने जब देखा आईना उनकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रहा है तो वो भागकर नीचे जाने लगीं। अचानक उन्हें चक्कर आया और वो चकराकर सीढ़ियों से नीचे गिर गईं और उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई। शहला के घर इस वक्त बहुत से लोग उसकी मॉम की डेथ पर शोक व्यक्त करने आए थे और उनमें सना, इरम, सैफ और इमरान भी शामिल थे। शहला का तो रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग उसे तसल्लियां दे रहे थे मगर बेकार। रात को जब सब लोग चले गए तो इरम और इमरान ने फैसला किया कि वो शहला के घर रहेंगे क्योंकि अभी शहला का ज़ख्म ताज़ा था और शहला को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। जबकि सना और सैफ अपने अपने घर चले गए। रात को इरम को प्यास लगी। उसने जग की तरफ देखा जो खाली था, इसलिए इरम ने जग उठाया और वो किचन से पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई। किचन की तरफ जाते हुए इरम शहला के कमरे के सामने से गुजरी तो वो ठिठक कर रुक गई क्योंकि शहला के कमरे से बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। इरम बहुत हैरान हुई क्योंकि इमरान तो नीचे वाले कमरे में सो रहा था। चौकीदार गेट पर था। मासी काफ़ी दिनों से लापता थी। फिर शहला किससे बातें कर रही है? इरम काफ़ी देर ठहरी रही। फिर वो शहला के कमरे के करीब गई और दीवार के साथ कान लगाए तो वो हैरान रह गई। अंदर से शहला के रोने की आवाज़ आ रही थी और एक मर्दाना भारी आवाज़ जो कि शहला से कह रही थी कि तुम्हारी मम्मा को ख़त्म करना ज़रूरी था क्योंकि वो मेरी असलियत जान चुकी थी। अगर मैं उसको उस वक्त मारता नहीं तो वो हमारे लिए ख़तरा बन जाती। ये सुनकर इरम के दिमाग में तो आंधियाँ चलने लगीं। इसका मतलब है कि आंटी को कत्ल किया गया है, मगर क्यों? इरम बड़बड़ाई। उसने क्यूरोसिटी के मारे कमरे के दरवाजे की चाबी के सुराख से अंदर झांका तो उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने देखा कि शहला अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी रो रही है और ड्रेसिंग टेबल के आईने में बेहद खौफनाक शक्ल का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था जिसकी सिर्फ डरावनी आंखें और भद्दे होंठ थे। ये खौफनाक मंजर देखकर इरम का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो फौरन उठी और आराम से सीढ़ियाँ उतरती हुई इमरान के कमरे में आई। उसने इमरान को सारी सच्चाई बताई। पहले तो इमरान को यकीन नहीं आया, मगर जब इरम ने उसे बताया कि उसने आईने के अंदर भयानक रिफ्लेक्शन खुद अपनी आंखों से देखा है तो इमरान सोचने पर मजबूर हुआ क्योंकि मिसेस आफंदी की गर्दन सिर्फ 7 सीढ़ियों से गिरकर टूटी थी, जो कि एक नामुमकिन बात थी, जो कि एक इम्पॉसिबल बात थी। इमरान कुछ देर सोचता रहा कि अब वो क्या करे। फिर अचानक उसने टेलीफोन उठाया और सैफ के घर फ़ोन किया। काफ़ी देर तक बेल जाती रही मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। इमरान ने फ़ोन बंद किया और फिर सना के घर फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद सना ने फ़ोन उठाया। उसकी नींद में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने जल्दी से उसे सारी बात बताई। पहले तो सना को भी यकीन नहीं आया, फिर उसे यकीन करना पड़ा। इमरान ने कहा, अब बताओ हमें क्या करना है या क्या करना चाहिए? सना ने कहा, तुम शहला को बुलाओ और उससे बात करो कि वो आईने को ख़त्म कर दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अभी नहीं आ सकती, मेरी मम्मी के सर में बहुत दर्द है। सुबह को मैं और सैफ आएंगे और आईने को ख़त्म कर देंगे। तुम जल्दी से शहला के पास चले जाओ। ऐसा ना हो कि वो खूनी आईना शहला को कोई नुकसान पहुंचा दे। इमरान ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। शहला, इमरान और इरम नीचे ड्राइंग रूम में बैठे थे। शहला सर झुकाए बैठी थी। इरम उठकर शहला के पास गई और नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शहला बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर वो आईना तुम्हारी मम्मा का खून कर सकता है तो वो कभी न कभी तुम्हें भी तो नुकसान पहुंचा सकता है। शहला ने सर उठाया और बारी बारी इरम और फिर इमरान को देखा और फिर बोली, इरम हम आईने का रात को कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
हम सुबह को ही उसको ख़त्म करेंगे। शहला की बात सुनकर दोनों ने सर हिला दिया। शहला सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे में जाकर कमरे को लॉक कर लिया और आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट रेंग रही थी, जो कि बहुत ही भयानक थी। इमरान अपने कमरे में आया और बिस्तर पर लेट गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे खुशी थी कि शहला खूनी आईने की पूरी तरह गुलाम नहीं हुई थी। इमरान ये सब बातें सोच रहा था कि अचानक उसे बाथरूम में से अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसी आवाज़ें कि जैसे कोई चीज़ उबल रही हो। इमरान बहुत हैरान हुआ। वो उठा और बाथरूम के दरवाजे के साथ जाके कान लगाए तो यूँ लगा कि जैसे कोई चीज़ उबल रही है। उसने बाथरूम का दरवाज़ा एक झटके से खोल दिया। बाथरूम के अंदर से बहुत गरम गरम हवा आ रही थी। वो धड़कते दिल के साथ बाथरूम के अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सामने नहाने के टब पर पड़ी तो वो उछल पड़ा, क्योंकि टब में पानी खौल रहा था, जिसमें से धुआं भी निकल रहा था। इमरान कुछ लम्हे वहीं ठहर कर गौर से मुआयना करता रहा, मगर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। इमरान ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया तो उसका पाँव फिसल गया और वो गर्म पानी में जा गिरा और चीखने लगा। शहला के जाने के बाद इरम भी अपने कमरे में आ गई। वो अपने बेड पर लेट गई और खूनी आईने के बारे में सोच रही थी। काफ़ी देर के बाद वो उठी ताकि लाइट ऑफ कर दे, क्योंकि रोशनी की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने साथ पड़े बेड लैम्प के बल्ब को ऑफ कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे ऐसा लगा कि बल्ब जल रहा हो। उसने अपनी आंखें खोल दी और देखा कि वाकई लैम्प का बल्ब जल रहा था। वो हैरान रह गई। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने अभी बल्ब को बंद तो किया था। अभी वो ये सोच ही रही थी कि बल्ब खुद ब खुद ऑफ हो गया। वो डर गई। एकदम से बल्ब फिर ऑन हो गया और कुछ लम्हों बाद खुद ऑफ हो गया। बल्ब काफ़ी देर तक ऑन ऑफ होता रहा। इरम ने सोचा कि ज़रूर बल्ब ख़राब हो गया होगा। उसने इस ख्याल के तहत कमरे की लाइट ऑन की। वो बेड लैम्प के करीब आई। उसने लैम्प का स्विच निकाला और फिर बल्ब निकालने के लिए हाथ बढ़ाया और बल्ब निकाल लिया। अचानक स्विच खुद ब खुद पलक में जा लगा और होल्डर में करंट आ गया। इरम इस बात से बेखबर थी। उसने बल्ब को गौर से देखा। बल्ब बिल्कुल ठीक था। वो हैरान हुई कि फिर बल्ब खुद ब खुद जल बुझ क्यों रहा है। एक ख्याल के तहत कहीं होल्डर में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसने होल्डर को देखा तो होल्डर के अंदर उसे धूल की मोटी तह नजर आई। इरम मुस्कुराने लगी। वो समझ गई कि धूल की वजह से ही बल्ब ऑन ऑफ हो रहा होगा। उसने धूल साफ करने की कोशिश की, मगर उसकी जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि उसे ज़बरदस्त करंट लगा था। शहला की बंद आंखें खुद ब खुद खुल गईं। वो उठी, कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। इस वक्त भी उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट रेंग रही थी। वो सीढ़ियाँ उतरकर इमरान के कमरे में आई। कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। शहला कमरे में दाखिल हुई। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। शहला बाथरूम में दाखिल हुई। उसकी नज़र सामने टब पर पड़ी, जहाँ इमरान की लाश पड़ी थी। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे। उसके मुंह, गर्दन और सीने पर जलन की वजह से छाले साफ दिखाई दे रहे थे। शहला तंजिया अंदाज में मुस्कुराई और वो फिर सीढ़ियाँ चढ़कर इरम के कमरे में आई। इरम बेड से नीचे गिरी हुई टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़ी थी। इरम के चेहरे पर दर्द के एक्सप्रेशन थे और उसकी आंखें खुली हुई थीं। शहला ने ये सब देखकर जोरदार ठहाका लगाया और बोली, मुझे ख़त्म करना चाहते थे, मुझे? हा हा हा, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। शहला के मुंह से आईने की आवाज़ निकली। सना के दिमाग में इस वक्त आंधियाँ चल रही थीं। उसने सुबह सैफ को फ़ोन करके घर बुलाया, रात की सारी बात बताई। उसके बाद सैफ और सना शहला के घर गए और इरम और इमरान के बारे में पूछा। शहला ने जो बात बताई वो सुनकर दोनों हैरान रह गए। शहला ने कहा कि सुबह को नाश्ते से पहले इरम और इमरान गाड़ी लेकर चले गए हैं और अभी तक नहीं आए। सना हैरान थी
कि इरम और इमरान को जाने की क्या ज़रूरत थी। सना और सैफ ने अपने अपने घरों में फ़ोन करके भी पूछा, मगर वहाँ से यही खबर मिली कि न इरम और न ही इमरान आए हैं। सना ने कहा कि वो कहाँ जा सकते हैं, उन्होंने तो खुद कहा था कि मैं सैफ को लेकर शहला के घर आऊँगा। शहला ने चौंक कर सना से पूछा, क्यों? उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया? इससे पहले कि सना कुछ कहती, सैफ बोल उठा। वो कह रहे थे कि उन लोगों को कोई ज़रूरी बात करनी थी। ये नहीं बताया कि क्या ज़रूरी बात करनी थी। खैर, जब वो लोग आ जाएं तो हमें बता देना मेरे मोबाइल पर। मैं और सना जाकर पुलिस में खबर करते हैं। ये कहते ही उसने सना का हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर बाहर आ गया। वो गाड़ी में बैठे। सैफ ने गाड़ी चलाई। काफ़ी दूर जाने के बाद सैफ ने गाड़ी एक तरफ कर दी और सना से कहने लगा कि इरम और इमरान कहीं नहीं गए, बल्कि शहला के आईने ने ही उनको ख़त्म किया है। सना को झटका लगा। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है, सैफ ने कहा। अब जल्द ही उस आईने को ख़त्म करना होगा। क्या तुमको पता है शहला ने ये आईना कहाँ से ख़रीदा है? सैफ ने पूछा। हाँ, इरम ने बताया था कि शहला ने ये आईना तारिक फर्नीचर से ख़रीदा है, सना ने बताया। सैफ ने गाड़ी चला दी और वो तारिक फर्नीचर शॉप की तरफ रवाना थे। शहला के घर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और उसकी गाड़ी का नंबर बताकर पूछा कि क्या ये आपकी गाड़ी है। शहला के हाँ करने पर उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके अंदर 2 लोग सवार थे, एक लड़की और एक लड़का, और वो दोनों हलाक हो गए हैं। दोनों की लाशें पहचान में नहीं आ रही। आप आकर पहचान कर जाएं। शैला ने रिसीवर रख दिया। उसके बाद उसने सैफ के मोबाइल पर फ़ोन करके कह दिया कि इरम और इमरान का एक्सीडेंट हो चुका है, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ये कहकर फ़ोन बंद करके वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उस रात शहला के आईने ने उन दोनों को अपनी ताकत से गाड़ी में सवार करवा दिया और दूर खाइयों वाले इलाके की तरफ ले जाकर एक खाई में गिरा दिया। पेट्रोल की टंकी चूंकि खोल दी थी, इसलिए जैसे ही गाड़ी खाई में गिरी तो गाड़ी में आग लग गई। इस तरह उन दोनों की लाशें भी जल गईं। अब कोई शहला पर शक नहीं कर सकता था। सना और सैफ मिसेस डिकोस्टा के ड्राइंग रूम में बैठे थे। फर्नीचर शॉप वालों से पता लगाकर कि आईना उन्होंने एक औरत मिसेस डिकोस्टा से ख़रीदा था, इसलिए वो मिसेस डिकोस्टा से मिलने उनके घर गए। थोड़ी देर बाद मिसेस डिकोस्टा तशरीफ़ ले आईं। सैफ ने पहले सारी सच्चाई बताई तो मिसेस डिकोस्टा ने कहा, वाकई वो एक खूनी आईना है, उसने बहुत से लोगों का खून किया है। मैं चूँकि बूढ़ी थी, इसलिए मैं उस आईने का मुकाबला नहीं कर सकी। बहुत से लोगों ने आईने को ख़त्म करने के लिए कोशिश की, मगर कोई भी उसे ख़त्म नहीं कर सका। सैफ ने पूछा, मिसेस डिकोस्टा, आपको ये आईना कहाँ से मिला? मिसेस डिकोस्टा ने कहा, ये आईना मेरे शौहर के घर में मौजूद था। ये आईना हर हफ्ते बाद एक सेहतमंद इंसानी जिस्म मांगता था और बदले में वो हर ख्वाहिश पूरी कर देता। दरअसल उस खूनी आईने का भूत एक जीता जागता इंसान था। बचपन में उसके माँ बाप मर गए। वो करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था और कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं था। वो बुराई की राह पर चल निकला। दुनिया की हर बुराई उसके अंदर थी। वो शैतान का चेला था। ऊपर वाले ने उसे सज़ा दी। उसकी सारी जायदाद, सारी दौलत ख़त्म हो गई। वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वो दर बदर की ठोकरें खाने लगा। एक दिन तेज़ बारिश आई और वो एक गुफा में जा बैठा। अचानक उसकी नज़र एक छिपकली पर पड़ी, जो कि बहुत मोटी ताज़ा थी। वो चूँकि बहुत भूखा था, उसने छिपकली को पकड़ा और खा गया। भूख में उसे छिपकली भी बहुत लजीज लग रही थी। उसने वहाँ पर मौजूद 2-3 छिपकलियों को खाया और भूख मिटाई और वहीं सो गया। दूसरे दिन उसे कोई छिपकली ना मिली तो उसने एक कुत्ते को पकड़ लिया।
कुत्ते के गोश्त को खाया और उसके खून से प्यास बुझाई। वो 1-2 हफ्तों तक इसी तरह करता रहा। एक दफ़ा एक चरवाहा जो कि बकरियां चरा रहा था, वो उसकी बकरियों के करीब गया, एक बकरी को दबोचा। वो अभी बकरी को खाने ही लगा था कि इतने में चरवाहे ने उसे ज़ोरदार धक्का दिया। बकरी उसके नीचे से निकलकर भाग गई। उस शख्स ने गुस्से में आकर चरवाहे पर दांत काट दिए। वो काफ़ी देर तक उसका खून पीता रहा। जब पी चुका तो उसने चरवाहे की लाश उधेड़ दी और उसके गोश्त को खाने लगा। उसको पहली बार जिंदगी का मज़ा आया। उसने खूब सेर होकर खाया और फिर वहाँ से भाग गया। 1 हफ्ते तक उसे खुराक की तलब नहीं हुई। फिर 1 हफ्ते के बाद उसने एक औरत को कत्ल किया और अपनी खुराक बनाया। इस तरह वो लोगों को मारता रहा। पुलिस चौकन्ना हो गई क्योंकि आए दिन लोगों की उधड़ी हुई लाशें मिलने लगीं। लोग घरों में दुबके रहते। एक दफ़ा ये एक 10 साल की मासूम लड़की का गोश्त खा रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे सजाए मौत दे दी गई। फांसी के तख्ते पर उसकी लाश 3.5 घंटे तक तड़पती रही। मेरा शौहर जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था, वो इस बात का गवाह है क्योंकि उसके सामने उसे फांसी दी गई थी, चूँकि उस शख्स की करतूतें काली थीं और वो बहुत ही बुरा इंसान था। इसलिए उसकी आत्मा आसमान पर नहीं जा सकी और ज़मीन पर भटकती रही। एक दफ़ा मेरे शौहर ने ख्वाब में देखा कि वही आदमी जो कि फांसी पर चढ़ाया जा चुका है, वो मेरे शौहर के पास बैठा है और मेरे शौहर से कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं कुछ खा भी नहीं सकता क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम मेरे दिल पर यह खंजर घोंप दो। इस तरह मेरी गंदी आत्मा इस आईने में एक ड्रेसिंग टेबल में जो साथ पड़ी थी चली जाएगी। उस आईने में मेरी आत्मा जाने के बाद मैं शैतानी ताकतों का मालिक हो जाऊंगा और ताकतवर बन जाऊंगा। फिर तुम मेरे गुलाम बन जाओगे और हर हफ्ते बाद एक सेहतमंद जिस्म की मालिक औरत या मर्द को ले आना। मैं उससे अपनी भूख मिटाऊंगा। ये कहते ही वो शख्स एक मेज़ पर लेट गया। मेरे शौहर ने खंजर उठाकर उसके सीने में घोंप दिया। खंजर घोंपने से उस शख्स के सीने से खून का फव्वारा निकला और मेरे शौहर के कपड़ों पर आ गिरा। मेरे शौहर हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये सिर्फ एक ख्वाब था, मगर अगले लम्हे वो चौंक उठे क्योंकि उनके कपड़े खून से भरे हुए थे। इसके बाद हर हफ्ते मेरे शौहर को ख्वाब में नज़र आता कि वो किसी शख्स को पकड़ कर लाते हैं और ड्रेसिंग टेबल की तरफ धकेल देते हैं। वो इन ख्वाबों से बहुत परेशान रहने लगे क्योंकि वो जिस शख्स का ख्वाब में खून होता देखते, ख्वाब के बाद वो शख्स असल में लापता हो जाता। मेरे शौहर की तरक्की हो गई और वो डीएसपी बन गए। मेरी उनसे शादी हो गई। हर हफ्ते बाद मैं अपने माँ बाप के घर जाती थी, इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी। शादी के 1.5 साल बाद मैं हमेशा की तरह हफ्ते के आखिरी दिन अपने मैके जा रही थी कि मैं रास्ते से ही वापस आ गई क्योंकि मुझे कोई टैक्सी नहीं मिली थी और मेरे पाँव में मोच आ गई थी, इसलिए मुझे घर वापस आना पड़ा। मैं घर वापस आई तो मैंने बहुत ही डरावना मंजर देखा कि मेरे शौहर हमारे पड़ोस में रहने वाले मिस्टर असफर को, जो कि बेहोश थे, घसीट कर नीचे तहखाने की तरफ ले जा रहे थे, जो हर वक्त बंद रहता था। मैं बहुत हैरान हुई। उसके बाद मेरे शौहर मिस्टर असफर को तहखाने में छोड़कर वापस बेडरूम में जाके सो गए। मैंने फ़ौरन अपने शौहर को जगाया। वो उठ बैठे। मैंने पूछा कि आपने मिस्टर असफर को तहखाने में क्यों बंद किया है? मेरे शौहर मेरा मुंह देखने लगे। वो कहने लगे, तुमको कैसे पता चला? मैंने तो ख्वाब में ऐसा किया है। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पूरे घर में असफर साहब की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। हम दोनों मियाँ बीवी सहम गए। मैंने अपने शौहर से कहा कि हम पुलिस को बुलाते हैं। मैंने फ़ोन उठाया तो फ़ोन बंद था। इतने में किसी के चलने की आवाज़ आई। अचानक दरवाज़ा खुला
और हमारे सामने ड्रेसिंग टेबल खड़ा था। उसके आईने में बहुत ही भयानक रिफ्लेक्शन था कि जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप उठी। वो आईना बहुत भयानक था। आईना हमसे बोला और हमें अपने पास्ट के बारे में बताया और फिर कहा, अगर तुम लोगों ने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। हम लोग डर गए। कुछ अरसे के बाद मेरे शौहर एक एक्सीडेंट में मारे गए। मैंने वो आईना तारिक फर्नीचर वालों को जलाने के लिए कहा, मगर उन्होंने बेचने के चक्कर में उसे नहीं जलाया। हालांकि मैंने उन्हें सारी डिटेल भी बताई थी। मेरे शौहर ने मुझे ये खंजर भी दिया था। मिसेस डिकोस्टा ने खंजर दिखाया और कहा कि ये खंजर अगर उस आईने में घोंप दिया जाए तो आईना ख़त्म हो जाएगा। मिसेस डिकोस्टा ने पूरी डिटेल बता दी, जिसे सुनकर सना और सैफ बहुत हैरान हुए। सैफ ने मिसेस डिकोस्टा से कहा, आप मुझे ये खंजर दे दीजिए, मैं उस खूनी आईने को ख़त्म कर दूंगा। सैफ ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं फ़ादर जॉर्ज से तुम्हारे लिए मुक़द्दस पानी यानी पवित्र पानी लाऊंगी। तुम उस पवित्र पानी से नहा लेना। इस तरह वो आईना तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। सना ने वो खंजर लेकर अपने पर्स में रख लिया और कहा, हम कब तक पवित्र पानी लेने आए? मिसेस डिकोस्टा ने कहा, अब तो फ़ादर जॉर्ज इबादत यानी पूजा कर रहे होंगे। तुम लोग कल 9 बजे पता कर लेना। इसके बाद सना और सैफ वहाँ से चले गए। अगले दिन मिसेस डिकोस्टा ने 8:30 बजे चर्च में फ़ोन किया और फ़ादर जॉर्ज को बुलवाया। दूसरी तरफ से कहा गया, मैडम थोड़ी देर इंतज़ार करिए, फ़ादर अभी आ रहे हैं। मिसेस डिकोस्टा ने ओके कहा और वो होल्ड करने लगीं। मिसेस डिकोस्टा को ज़ोरदार करंट लगा और उन्होंने रिसीवर को छोड़ दिया। वो हैरानी से रिसीवर को देखने लगीं कि रिसीवर में करंट कैसे आ सकता है। थोड़ी देर बाद रिसीवर खुद ब खुद उठा और टेलीफोन की तार मिसेस डिकोस्टा के गले के आसपास लिपटने लगी। मिसेस डिकोस्टा की गर्दन घुट गई और वो मर गईं। सना और सैफ मिसेस डिकोस्टा के घर पर आए तो पुलिस मौजूद थी, जो मिसेस डिकोस्टा के कत्ल की तफ्तीश कर रही थी। किसी ने मिसेस डिकोस्टा का गला घोंटकर उन्हें मार दिया था। सना और सैफ को फ़ादर का पता नहीं था कि कौन से फ़ादर से पवित्र पानी लेना था, इसलिए उन दोनों को नाकाम वापस लौटना पड़ा। रात को 12 बजे के करीब सना के कमरे में फ़ोन की घंटी बजी। सना ने फ़ोन उठाया तो वो उछल पड़ी, क्योंकि फ़ोन शहला का था और शहला उसे अपने घर आने का कह रही थी। शहला ने कहा, अगर वो घर नहीं आई तो अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी। सना परेशान हो गई। उसने शहला से पूछना चाहा कि वो क्यों बुला रही है, मगर शहला ने फ़ोन बंद कर दिया था। सना कुछ लम्हे तो सोचती रही। फिर उसने सैफ के घर फ़ोन किया, मगर वहाँ से भी कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। काफ़ी देर बाद सना ने शहला के घर जाने का फ़ैसला किया। वो जाने के लिए बाहर निकली थी कि उसे मिसेस डिकोस्टा का दिया हुआ खंजर याद आ गया। उसने एहतियात के तौर पर खंजर ले लिया और उसे पर्स में डाल लिया। सना शहला के घर में दाखिल हुई। गेट पर चौकीदार नहीं था और घर की लाइट भी ऑफ थी। सना ने धड़कते दिल के साथ घर में कदम रखा। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने डरते डरते कदम बढ़ाया। पूरे घर में अंधेरा था। सना इस वक्त ड्राइंग रूम में थी। उसे शहला की आवाज़ सुनाई दी, ऊपर मेरे कमरे में आओ। शहला की आवाज़ हर तरह के जज्बात से खाली थी। सना ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। वो शहला के कमरे के सामने थी। शहला के कमरे में 0 वोल्ट का बल्ब रोशन था। सना जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, वो किसी चीज़ से ठोकर खाते खाते बची। उसने नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो सैफ की लाश थी। सैफ के मुंह और नाक से खून निकल रहा था। सना फ़ौरन सैफ की लाश से लिपट गई और कहा, उठो सैफी, उठो, आंखें खोलो। ये अब कभी नहीं उठेगा, मार दिया है मैंने इसे। शहला ने कहा, क्यों, आखिर क्यों मारा तुमने इसे?
सना ने चीखते हुए कहा, इसलिए कि वो तुम्हें चाहता था। मैंने तुम्हें बुलाने से पहले इसे बुलाया। मैंने कहा कि सना मेरे पास है। अगर तुम नहीं आए तो मैं सना को ख़त्म कर दूंगी। ये पागलों की तरह दीवाना होकर मेरे पास भाग आया। यहाँ आकर मैंने उसे बताया कि मैंने झूठ बोला था। ये वापस जाने लगा। मैंने उसे रोका, इसे कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं दिलो जान से तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। तो उसने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया और यहाँ से जाने लगा। मैंने इसे मार दिया, क्योंकि अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं हो सकता। शहला ने जवाब दिया, जलील, कुत्ती कमीनी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तुझे मार दूंगी। सना गुस्से में चीखने लगी, पागल मत बनो सना, मैंने तुमको तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे आईने की गुलाम बन जाओ, ताकि तुम और मैं मेरे आका के गुलामों में इजाफा कर सकें, यानी बढ़ोतरी कर सकें। शहला ने सना को डांट कर कहा। सना ने कहा, मैं तुझे और तेरे आईने को ही मार दूंगी। ये कहकर वो शहला के पास लगभग भागते हुए गई और उसका गला दबाने लगी। शहला ने सना को धक्का दिया। सना सोफे पर जा गिरी। शहला ने लोहे का गुलदान उठाकर सना की तरफ दे मारा, मगर सना फौरन नीचे झुक गई। उसकी नज़र अपने पर्स पर पड़ी। सना बिजली की तेज़ी से अपने पर्स की तरफ लपकी और आनन फानन उसमें से खंजर निकाला और शहला को दे मारा। खंजर शहला के सीने में लगा और वो नीचे गिरकर तड़पने लगी। सना सैफ की लाश को घसीटती हुई कार में ले गई और पुलिस स्टेशन फ़ोन कर दिया और सारी सच्चाई शुरू से लेकर आखिर तक साफ साफ बता दी। फर्नीचर शॉप में एक लड़का और लड़की दाखिल हुए, जिनकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। वो लोग अपने लिए अपनी पसंद का फर्नीचर खरीदने आए थे। दोनों इधर उधर पड़ी चीज़ों को देखने लगे। अचानक एक ड्रेसिंग टेबल का पर्दा गिरा। लड़की ने सरसरी तौर पर उस ड्रेसिंग टेबल को देखा। वो आगे बढ़ने लगी, मगर किसी अनजानी ताकत ने उसके कदम रोक लिए थे। लड़की को अजीब आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर लड़की का दिमाग माउफ हो गया। आवाज़ बहुत भयानक थी कि जैसे बादल गरज रहे हों। उस भयानक आवाज़ ने लड़की से कहा, सादिया, तुम मेरी ग़ुलाम हो, मैं तुम्हारा आका हूँ। मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। बदले में तुम जो चाहोगी मिलेगा। उस लड़की ने, जिसका नाम सादिया था, हाँ में सर हिला दिया। उसका होने वाला शौहर उसके करीब आया और कहने लगा, सादिया, तुम्हें ये ड्रेसिंग टेबल पसंद है? लड़की ने हाँ में सर हिला दिया और उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट रेंगने लगी। दरअसल खूनी आईना हॉन्टेड था। पहले भी बहुत लोगों ने खूनी आईने को ख़त्म करना चाहा, मगर उनसे भी यही गलती हुई कि उन्होंने आईने के ग़ुलाम को खंजर से मारा। हालांकि उस पवित्र खंजर से आईने पर वार करना था। शहला की तरह बहुत सी लड़कियां बेगुनाह मौत के घाट उतारी गईं और न जाने और कितनी बेगुनाह मारे जाएंगे। शायद अब कोई सच्चाई को जानने के बाद उस आईने का खात्मा कर दे और शहला की तरह और भी बहुत सी बेचैन बेगुनाह आत्माओं को सुकून आ जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।